विद पीजी में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे यानी थ्योरी पार्ट पे जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वेटरनरी, हेड कांस्टेबल और पशुधन सहायक के लिए। अगर आप क्रैश कोर्स के टाइप में पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है आप लोगों को। और एनाटॉमी के हमने पहले भी 5 वीडियो बना चुके हैं, उनको भी एक एक करके आप लोग देख सकते हो। इसके साथ साथ ये लास्ट और अंतिम जो वीडियो होगा एनाटॉमी के मामले में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी देखते हैं कितना टाइम लगता है इसमें। और कंप्लीट वीडियो देखना आप सभी दोस्तों को। और अगर पशुधन सहायक की तैयारी कर रहे हो आप लोग तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो वेटरनरी से संबंधित या स्टेट गवर्नमेंट की। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा चैनल है यानी यूट्यूब चैनल है जो ट्रस्टेड है। यानी आप लोग इस पे ट्रस्ट कर सकते हो, हमारे पे ट्रस्ट कर सकते हो, हम सब एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो के अंदर हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या जानकारी लेनी है, क्या नहीं लेनी है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे ल्यूर की बात कर रहे थे हम। पिछले जो वीडियो था हमने ल्यूर के ऊपर आके छोड़ दिया था कि ल्यूर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानकारी लेंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो, इस पहले वाले वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। ल्यूर जो है वो सबसे बड़ी क्या होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ल्यूर लार्जेस्ट जो ग्लैंड्स होती है बॉडी की वो होती है ल्यूर, यानी लीवर। लीवर क्या होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, यानी ग्रंथि होती है। किसकी ग्रंथि? ग्रंथि होती है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है शरीर की, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, लीवर अगर देखें हम तो डॉग के लिए किस लिए उपयोगी है, या इसमें से कौन से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो डॉग से रिलेटेड हो। यहाँ पे देखिए, रूमिनेट जितने भी जानवर है, रूमिनेट जितने भी जानवर है उसके अंदर जो लीवर का वजन है, लीवर का जो वजन है वो 4 से 5 केजी होता है। यानी कोई भी जानवर है रूमिनेट्स, उसके अंदर मैक्सिमम इसका वजन है वो कितना हो सकता है, 4 से 5 किलो का जो वजन है वो हो सकता है। छोटे जानवर है रूमिनेट तो उसमें 4 किलो हो सकते हैं, बड़े हैं तो उनके अंदर 5 किलो हो सकते हैं। बड़े जानवर की नॉर्मली जो एनिमल्स होता है उसकी बात करें, आप कह दोगे कि सर बछड़े के अंदर की बात करते हैं तो बछड़े के अंदर इतना नहीं होता, इससे कम होता है, ठीक है। लेकिन जो मान के चलिए गाय है, भैंस है और कोई ऊंट है, तो ऐसे जानवर है रूमिनेट्स, उनके अंदर क्या होता है, लीवर का जो वजन है वो 4 से 5 किलोग्राम होता है, ठीक है, यानी किलो होता है। उसके बाद हम बात करते हैं डॉग की। डॉग के अंदर जो इसका वजन है वो वास्तव में आपको याद करने वाली चीज है कि देखिए डॉग का जितना शरीर का भार होता है यानी बॉडी वेट, शरीर का भाग यानी भार, जितना शरीर का वजन होता है उस वजन का 4.7% यानी 4.7% लीवर का वजन होता है। कौन से जानवर का? डॉग का। डॉग की बात करते हैं, मान लीजिए डॉग का वजन कितना भी हो, लेकिन उसको 4.7% उसका जो है वो वजन किसका होता है, लीवर का होता है। 4.7% की बात करते हैं, मान के चलिए आप लोग कि 100 किलो का, 100 kg का कोई डॉग है, होता नहीं है लेकिन आप लोग को सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान के चलिए 100 किलो का डॉग है, तो उसके लीवर की जो वजन बात करेंगे तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4.7 और परसेंटेज की बात करते हैं तो 100 नीचे लग जाएगा, ठीक है, और एक बिंदी यहाँ पे लग जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कितने वजन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4.7, यानी लगभग 4.7 जो केजी है वो इसका वजन हो जाएगा, ठीक है, यानी 4.7 केजी इसका वजन हो जाएगा। ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि अगर 100 किलो का है तो 4.7 हो जाएगा। 10 किलो का मान के चलिए, 10 किलो का कोई जानवर है या डॉग की बात करते हैं, डॉग है 10 किलो का है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को बता देता हूँ। अगर 10 किलो का है तो किस प्रकार से निकालेंगे, 20 किलो का है तो किस प्रकार से निकालेंगे। 10 केजी का कोई डॉग है, उसके अंदर जो लीवर का जो वजन होता है 4.7 केजी होता है, 4.7 केजी होता है। परसेंटेज की जगह 100 लगाएंगे नीचे की तरफ, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऊपर देखिए एक पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है। अब नीचे वाली जो संख्या है यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट जो इस साइड से एक संख्या और हटक जाएगी, यानी जो आंसर आएगा वो 0.47 केजी। यानी अगर आप देख सकते हो, अगर 10 किलो का 100 किलो का डॉग था तो उसमें 4.7 केजी
किसका वजन था, लीवर का डॉग के अंदर। लेकिन 10 किलो का अगर है तो उसमें कितना हो जाएगा, 0.47 kg, जो यानी 470 ग्राम, 470 ग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पे किसका वजन हो जाएगा, डॉग का। अगर 20 किलो की बात करते हैं, मान लीजिए 20 किलो का कोई डॉग है, 20 केजी का डॉग है, उसके लीवर का जो वजन है वो कितना हो सकता है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो बॉडी है, पूरी बॉडी है, उसका 4.7% होता है, बॉडी का 4.7% होता है, ठीक है, लीवर का वजन। अब देखिए 20 किलो का डॉग है, उसका 4.7% निकालेंगे तो परसेंटेज की जगह 0 लग जाए, डबल 0 लग जाए, 100 लग जाएगा। अब देखिए यहाँ से 0 से 0 कैंसिल करते हैं। अब इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4.7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बटे 10 से फिर डिवाइड करेंगे। अब 47, 14 और 8 और 1 9, 9.4 इक्वल टू 10 हो गई। अब देखिए ऑप्शन कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 10 है तो 10 इधर जाएगा तो 0.95 kg, यानी 940 ग्राम वजन है किसका, लीवर का, अगर 20 किलो का डॉग है तो। ठीक है, मैं आशा कर रहा हूं कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है, क्योंकि ये चीजें मैं बेसिक बता रहा हूं इसलिए कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट अगर आपके दिमाग में रह गया तो हो सकता है ये 4.7 किलोग्राम जो परसेंटेज है वो आपके दिमाग में रह जाए। ठीक है, आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, कोई भी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकते, अगर आए तो, आते नहीं है लेकिन आ जाए क्या पता, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ही ऐसा इस प्रकार से है कि 4.7% या कुछ अगर डायरेक्ट लिखा होता कि जो रूमिनेट्स है उसमें 4 से 5 केजी जो इसका वजन होता है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा विस्तृत रूप से आप लोग को बता दिया। उसके बाद में बात करते हैं हॉर्स की बात करते हैं, तो लीवर से संबंधित हॉर्स से कैसे, किस प्रकार के कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हॉर्स की बात करते हैं तो हॉर्स देखिए रूमिनेट्स है, उसके अंदर लीवर की 5 पालियां पाई जाती है, यानी 5 पाली पाई जाती है, यानी परत पाई जाती है। कितनी परत होती है, परत या पालियां कितनी पाई जाती है, 5 पाई जाती है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। लेकिन घोड़े की बात करते हैं तो घोड़े के अंदर कितनी पाई जाती है, 6 पाई जाती है, यानी हॉर्स के जो लीवर है उसके अंदर कितनी पालियां पाई जाती है, 6 पालियां पाई जाती हैं, पालियां या कह सकते हैं परत पाई जाती है। कितनी परत पाई जाती है, 6। रूमिनेट्स के अंदर कितनी पाई जाती है, 5 पाई जाती है। हॉर्स के अंदर एक एक्स्ट्रा पाई जाती है, यानी 6। अतिरिक्त कौन सी पाई जाएगी, अतिरिक्त यानी पालियों की बात करें या लिगामेंट्स कह सकते हैं इसको, लिगामेंट सॉरी, यहाँ पे लिगामेंट अगर सही रहेगा ना, लिगामेंट यहाँ पे पाई जाते हैं। कितनी, 6 लिगामेंट पाई जाते हैं और 5 इसके अंदर रूमिनेट के अंदर पाई जाते हैं। अतिरिक्त जो लिगामेंट्स है वो कौन सा है। अब देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अतिरिक्त की बात करते हैं तो एक होता है लेफ्ट लेटेरल, ये लेफ्ट लेटेरल जो लिगामेंट है वो इसके अंदर अतिरिक्त पाया जाता है। किसके अंदर, हॉर्स के अंदर। अब देखिए सबसे पहले यहां पे बात कर लेते हैं लिगामेंट्स होते क्या हैं। लिगामेंट्स की बात करते हैं, लेफ्ट लेटेरल हमने बता दिया और 6 पाए जाते हैं इसके अंदर। लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट्स क्या होते हैं, देखिए लिगामेंट्स होते हैं, पहले में मैंने पिछली क्लासों के अंदर बताया था लेकिन इस क्लास के अंदर एक फिर से बता देता हूं। लिगामेंट्स होते हैं बोन प्लस बोन, यानी बोन, अगर 2 बोन है आपस में इस प्रकार से जुड़ेगी, मान लीजिए एक ये बोन है, ठीक है, ये बोन है, और सेकंड जो ये इधर वाली जो बोन है वो मिलेगी। यहाँ पे जो जॉइंट बना रही है, ये संधि बना रही है, इसे हम क्या कहेंगे, लिगामेंट्स कहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए ये कोई बोन है, इससे यहाँ पे मसल्स पार्ट के साथ जुड़ रही है, तो ये क्या बनाएगी, टेंडन बनाएगी, ठीक है, कंडरा बनाएगी। ये स्नायु हो गया, ये आप लोग को ध्यान रखना है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट जो अतिरिक्त जो लिगामेंट्स है वो कौन सा है, लेफ्ट लेटेरल अतिरिक्त पाया जाता है। किसके अंदर, हॉर्स के अंदर जो रूमिनेट्स है उसके अंदर 5 ही प्रकार के पाए जाते हैं लिगामेंट्स। ठीक है, 5 लिगामेंट पाए जाते हैं और हॉर्स के अंदर अतिरिक्त एक पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं लीवर के, जो लीवर है उसके अंदर कितनी पालियां पाई जाती है। पहले हमने जो उसमें लिगामेंट्स की बात कर ली थी, अब पालियों की बात करते हैं, या फिर कह सकते हैं लोब्स कितने पाए जाते हैं, पालिया या लोब्स
लोब्स कितने पाए जाते हैं, कौन से जानवर के अंदर कितने पाए जाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। और एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किया है तो, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। दोस्तों जितने भी कैंडिडेट वेटरनरी हेड कांस्टेबल की तैयारी करें या पशुधन सहायक की तैयारी करें या फिर किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें जो वेटरनरी से संबंधित पार्ट आता है, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बात करते हैं या कोई अन्य या फिर किसी भी स्टेट के, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, ऑक्स की बात करते हैं तो कितने लोब्स पालियां पाई जाती है आप लोगों को मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। उसके बाद में हॉर्स की बात करते हैं, हॉर्स की बात करते हैं और अन्य जो जानवर है, डॉग है, पिग है, डॉग या पिग हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं फाउल्स हो गया, फाउल्स हो गया। इन सभी के बारे में आप लोगों को मुझे बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑक्स है उसके अंदर 3 पाई जाती है, हॉर्स के अंदर 3 पाई जाते हैं, लेकिन डॉग और पिग है उसके अंदर कितने पाए जाते हैं, 5 पाए जाते हैं, और जो फाउल है उसके अंदर 2 पाए जाते हैं। लोब्स का मतलब होगा पालियां, यानी कितनी पाली पाई जाती है लीवर के अंदर। जैसे मान लीजिए ये एक लीवर है। अब देखिए फाउल है उसके अंदर 2 ही लोब्स पाए जाते हैं, यानी 2 पालियां पाई जाती है। कितनी पालियां पाई जाती है, 2, एक पाली और दूसरी पाली, ठीक है, ये हो गया काम। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो ऑक्स है उसके अंदर 3 पालियां पाई जाती है। देखिए एक ये हो गई और एक ये हो गई, 1, 2 और 3 पार्ट हो गए, यानी 3 पालियां पाई गई। उसके बाद में हॉर्स के अंदर इसी प्रकार से पाई जाएगी। डॉग या पिग है उसके अंदर कितनी पाई जाएगी, देखिए 1, 2, 3 और 4 और 1 यहाँ पे पाई जाएगी, ये 5 पालियां हो गई, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को ध्यान रखना है कि कौन से जानवर के अंदर कितनी पालियां पाई जाती है। यानी फाउल्स है उसके अंदर 2 पाई जाएगी, ऑक्स है उसके अंदर 3 पाई जाएगी, हॉर्स है उसके अंदर 3 पाई जाएगी, और डॉग है उसके अंदर कितनी पाई जा रही है, 5 पाई जा रही है, यानी डॉग और पिग के अंदर। उसके बाद में लीवर की जो बात कर लेते हैं घोड़े की, यानी लीवर है उसके अंदर एक सेल्स पाई जाती है, यानी कोशिका पाई जाती है। ये कौन सी कोशिका होती है तो आप लोग को मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लीवर के अंदर जो एक सेल पाई जाती है उसका नाम होता है कुफर सेल। कुफर सेल भी कह सकते हैं, या फिर इसको कुफर कोशिका के नाम से जाना जाता है। लीवर के अंदर कौन सी पाई जाती है, कुफर के। आपको पहले मैंने बताया था एलबीएस कुमार, ये ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी कि लीवर में कुफर सेल होती है, ब्लड में मोनोसाइट या न्यूट्रोफिल्स होती है, इसके अंदर जो स्प्लीन है, प्ले है, उसके अंदर रेटिकुलर पाई जाती है। ये सभी मैंने आप लोगों को पहले भी बताते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए लीवर है उसके अंदर कुफर सेल पाई जाती है। लेकिन जो ये इसकी विशेषता क्या है, जो घोड़ा है इसके अंदर जो कुफर सेल है वो षटकोणीय प्रकार की पाई जाती है, षटकोणीय प्रकार की, यानी षटकोण आकार की इसके अंदर पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए घोड़े के अंदर ये पाई जाएगी किस प्रकार की, कुफर सेल है वो घोड़े के अंदर षटकोणीय आकार की पाई जाती है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। इसके साथ साथ बाद में बात कर लेते हैं कि ब्लड के अंदर कौन सी सेल पाई जाती है। ब्लड के अंदर कौन सी सेल पाई जाती है, तो मैंने यहाँ पे बी का मतलब ब्लड और एम का मोनोसाइट, और एक होता है न्यूट्रोफिल्स पाएगा। उसके बाद में एस का मतलब स्प्लीन यानी प्लीहा के अंदर रेटिकुलर पाई जाती है, रेटिकुलर सेल्स पाई जाएगी, ठीक है। कौन सी सेल पाई जाएगी, स्प्लीन के अंदर रेटिकुलर पाई जाएगी। एक बच गया लंग्स के अंदर डस्ट सेल पाई जाती है। ये आप लोग को ध्यान है। देखिए फिर से मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पे रिवाइजन चल रहा है दोस्तों, तो आप ये मत बोलना कि फास्टली पढ़ा रहे हो या धीरे करो या ज्यादा करो तेज करो, कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्स के कुछ ही दिन बाकी बच्चे हैं और थ्योरी जो पार्ट है वो धीरे धीरे हम करवाएंगे, इस एग्जाम्स के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रत्येक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, पहले एक सब्जेक्ट करेंगे, उसके बाद में दूसरा, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से 10 के 10 सब्जेक्ट हम कंप्लीट करेंगे। देखिए दोस्तों, लीवर के अंदर कुफर सेल पाई जाती है और घोड़े की जो कुफर सेल है उसमें षटकोणीय आकार प्रकार की पाई जाती है, ठीक है। ये हो गया। ब्लड के अंदर जो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है, 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। उसके बाद में स्प्लीन है यानी रेटिकुलर सेल पाई जाती है। उसके बाद में लंग्स है यानी फेफड़ा है, उसके अंदर डस्ट सेल पाई जाती है। ये यहाँ पे हो गया और ये ट्रिक है वो आप लोग को मैंने बता दी, एलवीएस कुमार के नाम से ये ट्रिक बनी है, ठीक है।
उसके बाद में बात कर लेते हैं अग्नाशय या अंतःस्रावी ग्रंथि है, वो अंतःस्रावी और बहिस्रावी। अग्नाशय की बात करते हैं, अग्नाशय, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या होता है कि ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी, दोनों का काम करती है, दोनों का काम करती है। देखिए अंतःस्रावी का काम करती है और बहिस्रावी दोनों का काम ये करती है। कौन करते हैं? अग्नाशय। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि है, उसके अंदर से कौन सी कोशिका निकलती है? तो ये कोशिका निकलती है लेंगर जो दीपिका है, लेंगर हेंस की दीपिका। यहां से अंतःस्रावी से क्या निकलती है? लेंगर हेंस की दीपिकाएं ये निकलती है। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि है, वहां से क्या निकलती है? अंतःस्रावी ग्रंथि से लेंगर हेंस की दीपिकाएं निकलती है और यहां से एक सेल भी निकलती है, काफी सारी सेल्स यानी कोशिका भी निकलती है। कोशिका, अंतःस्रावी ग्रंथि है, वहां से एक कोशिका भी निकलती है, यानी 3 प्रकार की कोशिका मुख्य रूप से निकलती है और तीनों प्रकार की जो कोशिका है वो अलग अलग प्रकार का हार्मोन्स स्रावित करती है, तो वो भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों कोशिका निकलती है, कोशिका कौन कौन सी निकलती है यहाँ पे लिख देता हूं। पहली जो कोशिका है वो है अल्फा कोशिका या फिर अल्फा सेल्स कह सकते हैं, अल्फा कोशिका। इसके मैं आप लोग को बता देता हूं हार्मोन कौन कौन से सिक्रेट करती है वो आप लोग मुझे बताइए। ठीक है, सेकंड होता है बीटा सेल, बीटा कोशिका। ये कहां से निकलती है? ये अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलती है। ठीक है, यानी अग्नाशय के अंतःस्रावी जो भाग है वहां से निकलती है, बहिस्रावी भाग से अन्य चीजें निकलती है। ठीक है, ये हार्मोन निकल गया, बहिस्रावी भाग है वहां से जो बहिस्रावी जो भाग है वहां से एंजाइम निकलता है, और यहां से निकलता है हार्मोन। ठीक है, यहां से हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है और बहिस्रावी जो ग्रंथि है वहां से एंजाइम निकलता है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कोशिका की, कौन सी कोशिका की? तो ये 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है कि कहां से निकलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि से। तीसरी जो प्रकार की जो वो है कोशिका वो है अल्फा, बीटा और गामा कोशिका। मैं आशा कर रहा हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, क्योंकि काफी सारे बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ, यहाँ से जो हार्मोन्स बताऊँ उससे पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को, और बड़ी दुख की बात है कि यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं, जो भी पहले या बाद में जो भी कैंडिडेट देखते हैं, उसमें से 61% जो कैंडिडेट है नॉट सब्सक्राइब, और जो बच गए जो कैंडिडेट है 39% जो कैंडिडेट है वो सब्सक्राइब है। यानी सब्सक्राइब जो कैंडिडेट है वो 39 कैंडिडेट ही देखते हैं, यानी 100 कैंडिडेट देखते हैं उसमें से 39 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सब्सक्राइब किए हुए हैं, और 61 जो % है यानी 61 कैंडिडेट है वो नॉट सब्सक्राइब जो कैंडिडेट है, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग हमारे वीडियो को पसंद करते हो, इसलिए देखते हो, तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है आप लोगों पे, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और जो ये रेशियो है बिल्कुल ही कम हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि जो अल्फा कोशिका है, यहाँ पे आपने कमेंट करके मुझे बताइए कि अल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है, बीटा कोशिका कौन सा हार्मोन निकलता है, और गामा कोशिका वहां से कौन सा हार्मोन निकलता है, ये आप लोग मुझे बताइए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अल्फा जो कोशिका है यहाँ से निकलता है ग्लूकोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है? ग्लूकोजन हार्मोन यहाँ से निकलता है। ठीक है, कहां से? अल्फा कोशिका से। बीटा कोशिका इंसुलिन हार्मोन, बीटा कोशिका है वहां से इंसुलिन हार्मोन निकलेगा। अल्फा कोशिका है वहां से ग्लूकोजन हार्मोन निकलेगा। गामा कोशिका है यहां से सोमेटोस्टेलिन हार्मोन, हार्मोन। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे आप लोग को मैं बता देता हूँ कि ये ज्यादातर जो कोई भी यूट्यूब चैनल वाला है वो नहीं बता पाएगा इतनी हर एक चीज, लेकिन यहाँ पे मैं हर एक चीज इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग गलत नहीं कर पाओ। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है और बहिस्रावी ग्रंथि वहां से एंजाइम निकलता है।
अब हार्मोन निकलेगा तो लेंगर-हैंस द्वीप की जो नलिका है उसके द्वारा निकलेगा, यानी जो नलिका है कौन सी प्रकार की लेंगर-हैंस द्वीप की नलिकाएं होगी, नलिकाएं। अब देखिए दोस्तों, अंतःस्रावी जो पार्ट है, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं, वहां से कोशिकाएं निकलती है। 3 प्रकार की कोशिकाएं निकलती है। अल्फा कोशिका जो हार्मोन स्रावित करती है, ग्लूकोजन हार्मोन। बीटा कोशिका यानी बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। गामा कोशिका है वो सोमेटोस्टेलिन हार्मोन है उसका स्राव करती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो डोग है उसके अंदर, डोग के अंदर जो अग्नाशय है वो भी आकार का होता है। डोग के अंदर डोग में वी आकार का अग्नाशय पाया जाता है, यानी डोग के अंदर वी आकार का अग्नाशय पाया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया डोग से रिलेटेड कि डोग के अंदर जो है वी आकार का अग्नाशय पाया जाता है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं स्प्लीन यानी आरबीसी का क्या कहते हैं उसको, आप लोग मुझे बताइए। आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान। स्प्लीन यानी पलिहा। तो पलिहा की बात करते हैं तो सबसे बड़ा क्या है, लसीकांग है। सबसे बड़ा लसीकांग कौन है, ये है स्प्लीन है वो सबसे बड़ा लसीकांग है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को मैंने बता दिया। ठीक है, लसीकांग सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये है पलिहा। और इसको क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, कब्रगाह या कब्रगाह भी कहा जाता है। किसको, स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान या फिर कब्रगाह भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद में जो स्प्लीन है उसकी जो आकृति है अलग अलग जानवरों के अंदर अलग अलग प्रकार से होती है। अब कौन से जानवर के अंदर किस प्रकार की आकृति इसके अंदर पाई जाती है वो हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमने बता दिया कि सबसे बड़ा लसीकांग होगा और आरबीसी का इसको कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, हॉर्स है, हॉर्स के अंदर किस प्रकार की पाई जाती है, कौन, स्प्लीन। ठीक है, और उसके बाद में डॉग है, डॉग के अंदर किस प्रकार का पाया जाता है। और डॉग के साथ साथ बात करते हैं ऑक्स यानी ऑक्स या कैटल की बात करते हैं। तो इस तीनों के अंदर किस प्रकार का स्प्लीन पाया जाता है वो मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए, क्योंकि यहाँ पे कोरिलेटेड जो जितनी भी चीजें हैं वो एक साथ मैं पढ़ा रहा हूं, ताकि आप लोग अगर मान लीजिए हॉर्स पढ़ोगे तो हॉर्स के अंदर ही स्प्लीन आएगा। आप लोग पूरी थ्योरी पढ़ोगे हॉर्स की, उसके बाद में आप लोग को ये चीज मिलेगी। लेकिन अब अगर डॉग पढ़ोगे तो डॉग के अंदर आएगा, लेकिन हॉर्स वाले आप भूल जाओगे। उसके बाद में ऑक्स है तो ऑक्स की आप भूल जाओगे, लेकिन यहाँ पे क्या किया जाएगा, हॉर्स की भूल जाओगे, डॉग की भूल जाओगे, ऑक्स जब पढ़ोगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि सारी की सारी चीजें एक जगह लिख रहा हूं, ताकि आप लोगों को दिमाग में, माइंड में एक सेटअप बन जाए कि ये चीजें यहाँ पे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पली है, सबसे बड़ा लसीकांग है, और आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। और हॉर्स है, हॉर्स के अंदर किस प्रकार की हंसियाकार पाई जाती है, हंसियाकार क्या पाया जाता है हॉर्स के अंदर, जो स्प्लीन यानी पली है वो हंसियाकार होते हैं। डॉग के अंदर पाया जाता है मानव पद के चिन्ह के समान, मानव पद चिन्ह के समान। ठीक है, या कह सकते हैं ह्यूमन मैन यानी ह्यूमन फुटप्रिंट के नाम से, इंग्लिश में अगर बात करें तो ह्यूमन फुटप्रिंट के नाम से जाना जाता है इसको, डॉग की जो पली है इसको। और अगर हिंदी में बात करें मानव पद चिन्ह के समान माना जाता है। और हॉर्स है उसका हंसियाकार होता है, और जो ऑक्स है उसका दीर्घ वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार। ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया। उसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए सारी की सारी चीजें है वो हमने पढ़ ली है कि स्प्लीन है वो पली है, सबसे बड़ा लसीकांग होता है, आरबीसी का कब्रिस्तान या कब्रगाह कहा जाता है, हॉर्स के अंदर हंसियाकार पाया जाता है, डॉग के अंदर मानव पद चिन्ह या ह्यूमन फुटप्रिंट के नाम से भी जाना जाता है या इस प्रकार का पाया जाता है, और ऑक्स है उसके अंदर दीर्घ वृत्ताकार प्रकार का इसके अंदर स्प्लीन पाया जाता है। ये आपने मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग इस चीज को अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, इसको याद कर रहे हो, रिकॉल करने की पूरी कोशिश करो। आपका एग्जाम्स पास में है तो इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी बता रहा हूँ, और इसके लिए मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि थ्योरी जो पार्ट है वो बाद में हम स्टार्ट करेंगे और बाद में पूरी विस्तृत रूप से करेंगे, ताकि आपको कोई भी जानकारी वो आपसे दूर नहीं हो सके। ठीक है, हर एक चीज
याद करनी पड़ेगी और हर एक चीज याद करवाने की कोशिश है वो मैं पूरी करूंगा विद ट्रिक, यहाँ पे पूरी हर एक चीज बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम रक्त परिसंचरण तंत्र, लास्ट हमारा टॉपिक है और इसके बाद में ये एनाटॉमी पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, यहाँ पे रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं दोस्तों। तो रक्त जो परिसंचरण तंत्र है इसका जो नाम है या नामकरण की बात करते हैं तो विलियम्स हार्वे, विलियम हार्वे ने दिया था। कब? 1628 में, 1628 के अंदर दिया था। अब याद करने का तरीका मैं बताता हूं। 1628 हार्वे 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 विलियम्स हार्वे। अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितने आ गए? 8 2 16, यानी 1628 के अंदर, ठीक है। या फिर 16 में 2 से डिवाइड करो, कितने आ गए? 8। तो ये इस प्रकार से कोरिलेटेड करके हम हर एक चीज को पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए यहां से अगर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आएगा, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। तो किसी प्रकार से आपको अगर लगे कि हाँ 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, तो इस प्रकार से 1628 हो गए। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। हृदय, अब बात कर लेते हैं रक्त परिसंचरण के लिए मुख्य रूप से जो पार्ट चाहिए वो एक तो हार्ट होगा। हार्ट के अंदर वेन है, आर्टरी है, हार्ट जो पंपिंग करता है वो सिस्टम, आलिंद हो गया, नीले, ये सारी की सारी चीजें, या वेसल्स हो गई यानी नलिकाएं हो गई, ये सारी की सारी चीजें इन चीज के लिए उपयोग है। ब्लड हो गया, ये भी इनके लिए परिसंचरण के लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं जो हार्ट होता है, इसके 4 पार्ट होते हैं। हार्ट के अंदर 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए यहाँ पे हार्ट बना देता हूं नॉर्मली, ये हार्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया राइट आलिंद, ठीक है। ये लेफ्ट आलिंद, ऊपर आलिंद यानी ऊपर यानी आगे, ऊपर की तरफ यानी आलिंद यानी आगे की तरफ, और नीचे मतलब नीचे की साइड में नीले होता है, तो ये राइट नीले हो गया। नीले कहां पे हो गए? नीचे, ये नीचे से नीले हो गए, न से नीले, न से नीचे, और ये लेफ्ट नीले हो गया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये आगे से अलिंद, आगे से अलिंद, इस प्रकार से याद रख सकते हो, ठीक है। ये 4 पार्ट हो गए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐसे नोड पाया जाता है, ऐसे नोड, जिसको हम क्या कहते हैं? पेसमेकर, यानी दाएं आलिंद के ऊपर की तरफ पाया जाने वाला एक नोड होता है जिसको हम ऐसे नोड कहते हैं। और ऐसे नोड है उसको हार्ट का पेसमेकर भी कहा जाता है, क्योंकि यहां से ये जो सारी की सारी गतिविधियां है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये वाला जो पार्ट है आलिंद, दोनों आलिंद यानी राइट और लेफ्ट आलिंद है, ये क्या करते हैं आप लोग मुझे यहां पे बताइए। और राइट प्लस लेफ्ट नीले है, ये दोनों क्या करते हैं ये मुझे बताइए। आप लोग कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग बताइए कि ये ऊपर वाले पार्ट है आलिंद हो गए राइट और लेफ्ट, और नीचे वाला जो पार्ट है राइट और लेफ्ट नीले हो गए। ये दोनों काम क्या क्या करते हैं? ये पंपिंग करने का काम करता है। कौन? नीले। यहां से ब्लड पूरी बॉडी के अंदर जाएगा और यहां से पूरे जो फेफड़ों के अंदर जाएगा, फेफड़ों के अंदर जाएगा। यहां से देखिए ब्लड फेफड़ों के अंदर जा रहा है, यानी राइट नीले है, इससे फेफड़ों के अंदर जा रहा है, और जो लेफ्ट नीले है यहां से बॉडी के अंदर जा रहा है, बॉडी के अंदर ब्लड जा रहा है। यानी ये दोनों काम क्या करते हैं? नीले है वो क्या काम करते हैं? नीचे है लेकिन क्या करते हैं? पंपिंग का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? पंपिंग का कार्य करते हैं। कौन करते हैं? राइट और लेफ्ट नीले दोनों ही क्या करते हैं? पंपिंग का काम करते हैं। लेकिन ये यहां से देखिए फेफड़ों से ब्लड जाएगा कहां पे जाएगा? राइट के अंदर। और राइट पहले शरीर के अंदर जाएगा, उसके बाद में जो फेफड़ों से कहां पे जाएगा? लेफ्ट आलिंद के बीच में जाएगा। यहां से ये बॉडी से जाएगा, ये बॉडी से जाएगा, बॉडी से जाएगा राइट के अंदर, और फेफड़ों से जाएगा लेफ्ट के अंदर। तो यहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे हैं? ग्रहण का काम करता है, यानी ये ग्रहण करने का काम कर रहा है, यानी ब्लड को ग्रहण या संग्रहित करने का जो काम करता है वो अलिंद करते हैं, और पंपिंग करने का जो कार्य करते हैं वो ये करते हैं नीले करते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई। उसके बाद में एक पल्मोनरी जो आर्टरी होती है और एक पल्मोनरी वेन होती है, वो क्या करती है? तो उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि देखिए एक शुद्ध रक्त होता है और एक अशुद्ध रक्त होता है। एक धमनी होती है और एक होती है शिरा। अब धमनी के अंदर किस प्रकार का ब्लड पाया जाएगा? इसके अंदर पाया जाएगा शुद्ध रक्त पाया जाएगा, ठीक है। और शिरा है उसके अंदर पाया जाएगा अशुद्ध रक्त। याद करने का तरीका मैं बताता हूं आप लोगों को। 3 2 5
3 2 5 हमने बचपन में खेले होंगे, आप लोग याद भी करते होंगे। 3 2 5 क्या होता है? ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल होता है, और ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय है वो कंप्लीट लगती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे धमनी के अंदर 3 अक्षर हैं, 3, और यहाँ पे शुद्ध में 2 अक्षर है, तो टोटल कितने हो गए? 5। अब याद रखना है, याद रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, याद रखने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा कि 3 और 2 कितने हो गए? 5 हो गए। तो यहाँ पे योग इसका 5 आना चाहिए। अब देखिए शिरा में 2 हो गए, तो अशुद्ध में 3 हो गए, तो टोटल 5 हो रहे हैं। अगर उसका ढांचा कुछ गड़बड़ा जाता है, मान लीजिए धमनी के आगे मैंने अशुद्ध रख दिया, तो यहाँ पे देखिए शब्दों का जो जोड़ है, योग है, वो 3 यहाँ पे हो जाएंगे, 3 शुद्ध के अंदर आ गए, अशुद्ध के अंदर, तो 6 हो गए। तो यहाँ पे बैठ नहीं रहा है, यानी सेम होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है अपने को, तो यहाँ पे देखिए शिरा को रखिए, देख लीजिए शिरा में शुद्ध किया, और जैसे ही 2 और 2 4, 2 इसके हो गए, 2 इसके हो तो 4 हो गए। तो ये इसका जो अनुपात है वो सेम नहीं होगा, यहाँ पे सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी जो शिरा है उसके अंदर किस प्रकार का ब्लड चाहिए और ब्लड होता है। और देखिए पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी धमनी, यहां पे देखिए दोस्तों शॉर्ट में बता रहा हूं आप लोगों को। पल्मोनरी शिरा के अंदर देखिए नॉर्मल जो शिरा है, शिरा के अंदर किस प्रकार का ब्लड है? अशुद्ध। तो यहाँ पे पल्मोनरी जैसे ही इसके आगे लग जाएगा, उसका जो शुद्ध और अशुद्ध वाला सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अशुद्ध है तो यहाँ पे शुद्ध आ जाएगा। ये अपवाद है। कौन सा है? पल्मोनरी जो शिरा है उसके अंदर ब्लड कौन सा किस प्रकार का पाया जाएगा? शुद्ध। और जो धमनी है, धमनी के अंदर किस प्रकार का ब्लड है? शुद्ध। नॉर्मली जो धमनी है उसके अंदर शुद्ध है, तो यहाँ पे पल्मोनरी जैसे ही लग गया धमनी के आगे, उसके अंदर किस प्रकार का ब्लड हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध ब्लड हो जाएगा। ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं शिरा और अशिरा होगी। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं शिरा और जो धमनी है उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण जो डाउटफुल है वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कर देता हूं, स्तर की बात कर लेते हैं या रक्त की बात कर लेते हैं। रक्त, और यहाँ पे हो गया धमनी और शिरा की बात करते हैं। धमनी और शिरा की बात करते हैं, तो यहाँ पे रक्त की बात करते हैं। रक्त किस प्रकार का होगा? इसके धमनी के अंदर शुद्ध पाया जाता है, तो शुद्ध होगा तो ऑक्सीजन युक्त हो गए, यानी ऑक्सीजन युक्त, O2 युक्त। अगर रक्त की बात करते हैं शिरा में तो अशुद्ध होता है, तो अशुद्ध होता है इसमें कौन सा प्रकार का? CO2 युक्त, यानी इसके अंदर शुद्ध और इसके अंदर अशुद्ध रक्त पाया जाएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कपाट की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए याद नहीं होता वैसे। यहाँ पे देखिए धमनी के अंदर कपाट होंगे क्या? अगर इसके अंदर ब्लड, शुद्ध ब्लड जाता है। अब कपाट को क्या होते हैं? देखिए मान लीजिए ये कोई धमनी है, ये धमनी है, यहाँ से ब्लड जा रहा है, इधर ब्लड जा रहा है। ठीक है, पूरी बॉडी को प्रेशर करके भेजना है, पूरी बॉडी को भेजना है, हर एक अंग तक भेजना है। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे मान लीजिए कोई कपाट है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई कपाट है, इसके अंदर कोई कपाट है, इनके अंदर कोई कपाट है, इस धमनी के अंदर कपाट है, तो क्या आप मुझे बताइए, कॉमन सेंस लगाइए, यहाँ पे पहले ब्लड टकराएगा तो इसकी गति क्या होगी? धीमी होगी। फिर यहाँ से निकलेगा, फिर आगे एक और आ जाएगा तो धीमी हो जाएगी। इस प्रकार से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाते, इसलिए इसके अंदर कपाट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इसके अंदर कपाट नहीं होगा। लेकिन शुद्ध शिरा है, इसके अंदर कपाट होते हैं। क्यों होता है? देखिए इसका रीजन मैं बताता हूं कि इसके अंदर अशुद्ध ब्लड होता है। किस प्रकार का ब्लड होता है? मान लीजिए ये कोई शिरा है, ये कोई शिरा है। ठीक है, इसके यहां से ब्लड आ रहा है, यहां से ब्लड आ रहा है। ठीक है, ब्लड जा रहा है, लेकिन किस प्रकार का ब्लड है? अशुद्ध ब्लड है, यानी CO2 युक्त ब्लड है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कहीं से कुछ गड़बड़ हो जाती है और ये अशुद्ध ब्लड है और पूरी बॉडी के अंदर फैलना स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए अशुद्ध ब्लड है और पूरी बॉडी के अंदर फैलना स्टार्ट हो जाता है, तो क्या होगा? अगर वो कपाट होंगे तो वो क्या करेंगे? इसको धीरे धीरे फैलाने की पूरी कोशिश करेंगे, यानी जितने फास्ट से फैलने की कोशिश कर रहे हैं इसको रोकने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक कपाट यहाँ पे है, यहाँ से ब्लड आया, बिल्कुल मान लीजिए टॉक्सिक है, मान लीजिए किसी ने जहर पी लिया तो वो अवशोषित होगा, या फिर स्नेक बाइट होगा, यानी सांप ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, तो वो ब्लड कहाँ पे जाएगा? वेन से डायरेक्ट जाएगा। वेन के अंदर क्या होती है? कपाट पाए जाते हैं, तो ये धीरे धीरे सर्कुलेट होके और पूरी बॉडी के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे कपाट होना आवश्यक है। और जो शिरा है,
इसके अंदर कपाट होने आवश्यक है, और जो धमनी है उसके अंदर कपाट होना आवश्यक नहीं है, और नहीं हो तो बेटर, क्योंकि पूरी शरीर के अंदर उसको ब्लड सप्लाई करना होता है। तो मैं आशा कर रहा हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई। उसके बाद में बात कर लेते हैं परत। परत की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो धमनी है उसके अंदर 3 परत पाई जाती है, और शिरा के अंदर भी 3 परत पाई जाती है। इसके अंदर भी 3 परत होती है और इसके अंदर भी 3 परत होती है। पल्स की बात करते हैं, पल्स यानी पल्स रेट कहां से चेक करते हैं, ये चीज आप लोग को देखना है। पल्स यानी पल्स की बात करते हैं, जैसे जो पल्स रेट चेक करते हैं वो कहां से करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पल्स रेट है वेन से नहीं होती, क्योंकि वेन हमारे ऊपर की तरफ पाई जाती है, लेकिन जो इसकी स्थिति है धमनी की वो नीचे की तरफ होती है। तो जैसे ही हार्ट से जैसे ब्लड निकलता है तो वो धमनी में सबसे पहले आता है, तो वहां से हमें पता चलता है कि जो यहाँ पे कुछ देर तक दबा के रखते हैं और उसके बाद में ऐसे देखते हैं ना, जैसे ब्लड आ रहा है, मतलब रुक रहा है, आ रहा है, रुक रहा है, आ रहा है, हमें महसूस होता है कि ये चल रही है। ठीक है, तो इसके अंदर पल्स रेट हम चेक कर सकते हैं, यानी उपस्थित होती है, उपस्थित होती है, लेकिन जो शिरा है उसके अंदर नहीं होती है, अनुपस्थित होती है। यानी जो पल्स रेट है वो किसके अंदर उपस्थित होगी, वो होगी धमनी के अंदर, और जो शिरा है उसके अंदर अनुपस्थित होगी। अब बात कर लेते हैं स्थिति की बात करते हैं। स्थिति की बात करते हैं तो धमनी है वो नीचे की तरफ होती है, यानी डीप होती है, और ये सरफेस पे ऊपर की तरफ होती है। हमारे शरीर के जैसे ही हम वेन में लगाते हैं, जो आईवी लगाते हैं, इंट्रावेन्स लगाते हैं, वो वेन के अंदर लगाते हैं, सबसे ऊपर होती है, लेकिन उसके नीचे जस्ट नीचे कौन सी पाई जाएगी, वो धमनी पाई जाएगी, यानी अंदर की तरफ होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ये ऊपर की तरफ होती है, डीप होती है, नीचे होती है, नीचे, ये आप लोग को ध्यान रखना। उसके बाद में बात कर ले अपवाद की बात करते हैं। अपवाद की बात करें तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है तो मैंने पहले बता दिया था। अपवाद की बात करते हैं, यहां पे लिख देता हूं। अपवाद की बात करते हैं तो अपवाद कौन सा है, यहाँ पे पल्मोनरी जो धमनी है, उसके अंदर कपाट पाए जाते हैं। पल्मोनरी धमनी के अंदर, पल्मोनरी जो धमनी आर्टरी है उसके अंदर कपाट पाए जाते हैं, और जो पल्मोनरी शिरा यानी वेन है उसके अंदर कपाट नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते, देखिए पल्मोनरी जो ये है धमनी, इसके अंदर किस प्रकार का ब्लड पाया जाता है। देखिए यहाँ पे नॉर्मली तो शुद्ध पाया जाता है, किस प्रकार का शुद्ध पाया जाता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जैसे ही आता है तो अशुद्ध ब्लड होगा। अशुद्ध होगा तो यहाँ पे कपाट होना आवश्यक है। यहाँ पे मैंने बताया था कि कपाट क्यों होना आवश्यक है। यहाँ पे पल्मोनरी वेन हो गई तो इसके अंदर कपाट नहीं होने चाहिए, क्योंकि पल्मोनरी वेन के अंदर कौन से प्रकार के ब्लड चाहिए, शुद्ध रक्त बहता है, तो शुद्ध रक्त के लिए कपाट होने आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये चीज होगी। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो फीटस है, फीटस यानी बछड़ा है, बछड़े के जो शुद्ध रक्त है वो अम्बिकल्स वेन में बहता है, और जो अशुद्ध रक्त है वो अम्बिकल आर्टरी में बहता है। अम्बिकल्स वेन और अम्बिकल आर्टरी में, ये अपवाद है। बछड़े में शुद्ध रक्त अम्बिकल्स वेन में, अम्बिकल्स वेन और एक होता है अम्बिकल्स आर्टरी। मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, हो सकता है बिल्कुल थोड़ा सा वीडियो रहा है। यानी बछड़े के अंदर क्या होता है, जो शुद्ध रक्त है वो इसके अंदर वेन के अंदर बहेगा, अम्बिकल्स वेन है शुद्ध रक्त, और अशुद्ध रक्त है वो अम्बिकल आर्टरी है, अशुद्ध रक्त बहेगा इसमें, अशुद्ध रक्त बहेगा। ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, ये बछड़े का हो गया। अब ये एनाटॉमी वाला जो पार्ट है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी क्वेश्चन रह गए या कोई भी डाउट है आपके, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मैं पूरी आपका जो सोल्यूशन है वो देने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं आशा कर रहा हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी जोड़िए, और आप पहली बार विजिट करें हमारे चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एनाटॉमी वाला जो पार्ट है वो 6 वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट किया है। ज्यादा लंबे वीडियो भी नहीं है, 30 से 40 मिनट के वीडियो है मैक्सिमम, और वीडियो अच्छे लगे होंगे मैं आशा कर रहा हूं कि। और इसी प्रकार के लिए हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन करते रहे और अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि यहाँ पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेस चलेंगी वो चलती रहेंगी। इसके साथ साथ मैं आप लोग को बता देता हूँ, हमारी जो PDF है वो आपने दीपावली के ऊपर और पावन अवसर पे हमने जो किया था,
ऑफर किया था उसमें काफी बच्चों ने भाग लिया और काफी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट यानी मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे कमेंट करके भी बताया कि जो मैटर है वो इतने अच्छे से लिखा हुआ है, मेरे द्वारा लिखा हुआ है और उसमें विद डायग्राम यानी 3D डायग्राम बनाए हुए है और उसके अंदर आपको एक बिल्कुल फेशियल यानी हर एक चीज कवर की हुई है उसके अंदर, यानी डायग्राम के अंदर डायग्राम बता दिया, उसके बाद में थ्योरी पार्ट बताया ताकि उस डायग्राम में देखिए आपको थ्योरी पूरी की पूरी समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप लोग भी परचेज कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।